कहाँ गए ये सब लीला को क्रम, कहाँ गए ये सब, और ये लीला को क्रम कहाँ गए हो, या बात की बेचैनी में वो महावन तक भागते चले गए। ये वार्ता में उल्लेख है, तुम वार्ता में पढ़ो एक बार। तो मेरे कहने को तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य के उच्चतम जो परिपूर्णता है, वह की जो हाईएस्ट फुलफिलमेंट है, वो भी कोई एक परमानेंट स्टेज जैसी बात नहीं है। मनुष्य चेतना को स्वभाव है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़े अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। जैसे सागर की हिलोर आती है या जैसे नदी की हिलोर आती है, तो वहाँ में जो एक अप्स एंड डाउन्स है, वो वहाँ में जो एक सारा जो मूवमेंट है, क्या तरीके की ओवरऑल स्थिति को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो बहुत जल्दी बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे अपन को नहीं चलो जाना चाहिए, इतनी बातें ध्यान रखिए। अब या की जो चिकित्सा है, या चिकित्सा की दृष्टि से आप पश्चिमी साइकोलॉजी में देखो, उन्हें या को ये असल में पिरामिड का जो ग्राफ है, ये मैस्लो करके एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट भाया है, कि मैस्लो को ये ग्राफ है असल में, और मैंने ये 8 सोपान दिए हैं मनुष्य की परिपूर्णता के, या के कलर मैंने भरे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक कलर है हमें जो पिंक आना चाहिए, वो पिंक कलर नहीं आया है। नीता तुम देखना उसको, कहीं भी किसी के साथ भी कोऑर्डिनेट करो, बैठो देखो, ध्यान आए। अब आप नीचे से चलो, ये असल में प्राइमरी नीड्स है, जो सबसे नीचे का स्टेप है। तो मनुष्य की जाकी अपन को मैं आपको कहूं कि स्थूल स्तर पे जो हमारे कामनाएं हैं, रॉ डिजायर्स, वो स्थूल स्तर को ये पहला स्टेप है ये। चलिए याकू आप देखो, मैंने ऑलमोस्ट एकदम लाइट ब्लू कलर दिया है, क्योंकि अपने यहाँ परब्रह्म के स्वरूप की जो असीमता और अनंतता है, वह को अपने नील रंग माने गए हैं, और यानी यही अपने प्रभु जो है श्याम है, क्योंकि आनंद को भी जो अपने यहाँ जो वह को रंग माने गए, वह को जो छाया भेद माने गए, जो वह को शेड माने गए है, वो नील माने गए हैं, ख्याल है ना आपको। तो मनुष्य चेतना चूंकि ब्रह्म चेतना को ही अंश है, यानी मैंने आपको लाइट ब्लू करने को प्रयास किया, जो एक ग्राउंड लेवल की बात है, जो सबसे पहली बात है। वहां के बाद को जो सेकंड स्टेप है, आप देखो, जो हमारी रॉ नीड्स है ऑलमोस्ट, वो मैंने ग्रे कलर दिया है। इट्स अ ग्रे एरिया। आपको एक्सप्रेशन मेरा ख्याल आया? एंड ग्रे एरिया इज डिरोगेटरी टर्म, इट इज नॉट ए वो यानी कोई गुणवत्ता बताने वाली कलर वो टर्म नहीं है। ग्रे एरिया का मतलब जहां नीचापन हो, या जहां हमारी जो हमारे जीव चेतना की पाशविकता का जो पूरा क्षेत्र है, वो है रॉ नीड्स। यानी पाशविकता में कोई हीन अर्थ में नहीं कह रहा हूं, आगे मेरी बात ख्याल है। वाक्य बाद को आप देखो, तीसरा जो है, जो हमारी मूल सुरक्षा भावना से अपनी संदर्भित हमारी विकास को जो क्रम है, वो मैंने फर्टाइल कर बताया, फर्टिलिटी के साथ, वो ग्रीन कलर में दिया है यानी। और वाक्य बाद जो बिलोंगिंग की नीड है, जो हमारे रिलेशंस की नीड है, जो हमारे प्रेम की नीड है, वो मैंने रेड में प्रोजेक्ट करी है। और वाक्य बाद की जो मैच्योरिटी का लेवल है, वो मैंने देखो पिंक दिया है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, ही इज इन द पिंक ऑफ हिज हेल्थ, ऐसा अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है ना। तो जो पिंक ऑफ हेल्थ में होवे ना, तो वो पिंक स्टेज है मैच्योरिटी की। और वाक्य बाद फाइनल स्टेज है, जो अगेन ब्लू है और डार्क ब्लू है, कि जब मनुष्य अपनी पूर्णता प्राप्त कर ले, अपना
फाइनल स्ट्रेचर ऑफ फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो भारतीय शास्त्र की दृष्टि से हम भी ये परिपूर्णता को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को खोज रहे हैं, क्योंकि पूर्ण चिकित्सा चाहिए मनुष्य चेतना की, और वो मनुष्य चेतना की जो पूर्ण चिकित्सा है, वो पूर्ण चिकित्सा खोजने के रास्ता अपने पास तीन है, एक कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, ये वो बात है। तो आप दोनों प्रोजेक्शंस को साथ रखोगे तो ये दोनों प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट एक कहानी कह रहे हैं। अहम मम की अपने यहाँ की भी जितनी भी जो डेवलपमेंट की जो सारी स्कीम है वो ऑलमोस्ट यही है, क्योंकि अहम और अहम के साथ जो मम जुड़ा हुआ है मन के कारण, बाकी ये सारी नीड्स है, और इन सारी नीड्स को अपन कहीं इनकार नहीं कर सकते। मनुष्य को कहीं भूख प्यास की भी नीड है, आवश्यकता है। मनुष्य को कहीं जैसे एक पेट की भूख है, शारीरिक भूख की भी कहीं बाकी एक रियलिटी है, वो भी एक सत्यता है। बाकी बात बाकी अंदर रही भाई सुरक्षा या सुरक्षा की भावनाएं जो है, ये भी सारे के सारे बहुत ही ज्वलंत सत्य है, ये सब जीवंत सत्य है। तो इनको आप क्रमशः ऊपर तक आप देखोगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि अपन भी जो बात कर रहे हैं आज, जो अहम और मम या के साथ अपन ने जो बाकी चिकित्सा की बात करी कि विकृत अहम को हम कैसे बाकी चिकित्सा ढूंढे, कहाँ ढूंढे, वो बात यही है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्शन आपके साथ में ख्याल में आवे। एक ख्याल है ना, वो आज को में चार्ट आ रहे हो मेरे असल में, जरा वो मंगो, वो अभी कर रहे हो ना, अपने ऊपर निकाल रहे हो, तो निकाल ले तो लिए ही आप। एक एरिक्सन करके बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भाई है, साइकियाट्रिस्ट भाई है असल में, जो डायरेक्ट फ्रॉइड के स्टूडेंट थे पहले, उनने 8 थियरी दी है या कि 8 स्टेप्स बताए हैं। नेगेटिव दोनों प्रोजेक्शंस किए हैं। अगर मनुष्य के विकास में 3 सबसे महत्वपूर्ण आधार माने पश्चिमी मनोविज्ञान, एक जीन्स है ना, जाको अपन रक्त कण कह रहे हैं, यानी जाको जा वंश परंपरा में व्यक्ति पैदा भयो है, वो जो रक्त को आधार अपन बतावे अपनी बोलचाल की भाषा में, वो लोग जीन्स कह रहे हैं, और टेक अलग है। तो जीन्स और अपब्रिंगिंग फैक्टर, यानी इमीडिएट फैमिली का वातावरण जब वो बड़ो हो, बच्चा को बड़ो किया जाए, और तीसरो सामाजिक वातावरण, परिवेश। तो एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट एंड द अपब्रिंगिंग एंड जीन्स, ये 3 फैक्टर्स माने गए हैं। वही 3 फैक्टर सर्वत्र स्वीकार है, वो हमें कहीं आपत्ति को प्रश्न नहीं है। अपने यहाँ भी ये बात क्योंकि अपन जब संस्कार कह रहे हैं, वही वक्त अपब्रिंगिंग कह रहे हैं, तो संस्कार और सामाजिक परिवेश, सामाजिक बाह्य वातावरण, और जो जन्मजात यानी माता और पिता के कारण जो रक्त में रहे हुए गुण है, जो अपन बोलचाल की भाषा में यहाँ प्रकार चुके हैं, ये 3 बातें, वही 3 बात को मान रहे हैं। तो इन 3 आधारण पे ये देखो बात बताई गई है, और ये 8वें स्टेप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोजेक्शन किए गए कि अगर एक बच्चा को जन्म के पश्चात बहुत अच्छा स्वस्थ वातावरण मिल रहा है, तो ग्रेजुअली बाकी अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा, यानी वो एक आश्वस्त वातावरण में, जब आश्वस्त शब्द आपकी गुजराती में है कि नहीं आई डोंट नो, और आश्वस्त यानी एक जहाँ वातावरण में एक इक्विलिब्रियम है, जहाँ एक संतुलन है, ऐसे एक स्वस्थ वातावरण में जहाँ वो अपने आप को एक तरीके से बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हो, वह वातावरण में अगर बड़ो हो तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, तो बाकी साइकी जो डेवलप हो रही है, वहाँ को जो मानसिकता जो वहाँ की विकसित हो रही है, वहाँ में मौलिक रूप से वो एक स्वस्थ व्यक्ति होएगा कि नहीं आगे, या अस्वस्थ बन जाएगा,
ये चीजें इनमें यहाँ में बताई गई, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। सेकेंड स्टेप देखो, ऑटोनॉमी और शेम और या डाउन को लेती है, यानी मनुष्य बालक जब बड़ो हो रहे हो तो अगर स्वस्थ वातावरण वाकू मिल रहे हो सुयोग्य रूप से, तो वाकू अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा, वाके अंदर अपने स्वयं के प्रति एक संदिग्धता या गिल्टी कॉन्शियसनेस की कोई स्थिति वाके अंदर जागृत नहीं होगी। और जो आपने देखो बहुत सारे मनुष्य ऐसे होंगे कि बाय नेचर जो डबल स्टैंडर्ड प्ले करे, वह को कारण है कि बेसिकली वो लोग असुरक्षित बड़े भाई हैं और उनको पूरा जो मानसिक विकास है और वो मानसिक विकास नहीं हो पाया, या ये बात समझाई गई है। तीसरे स्टेज पे देखो आप, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कोई भी बालक जब एक विशेष माँ बाप के यहाँ जन्म लेके एक विशेष पारिवारिक परिवेश में, बाकी जो अपब्रिंगिंग है, वो अपब्रिंगिंग वाको जो लालन पालन हो रहे हैं, वो लालन पालन के वक्त में वाको जो संस्कार दिए जा रहे हैं, तो जब तक वाकी बाल्यावस्था है और पौगंड अवस्था है, तब तक वो बालक यानी तुम्हारी सारी बातों को स्वीकार रहे हो, क्योंकि वो रिकॉग्निशन चाहिए, वो एप्रिसिएशन चाहिए, वो वाकई मॉरल वैल्यूज नहीं समझ पा रहे। मेरी बात समझ में आ रही? वो वाकई मॉरल वैल्यूज नहीं समझ पा रहे। लेकिन एक स्टेज पे आके जो आपको माँ बाप को शिक्षण मिले है अच्छी काम करने की, अच्छी बात करने की, प्रामाणिक बातन के लिए, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव का भेद है, वो जा स्टेज पे स्वयं समझने लगे कि नहीं, आई शुड डू पॉजिटिव थिंग्स फॉर माई सेक, वेदर एट ए वेरी क्लियर लेवल और नॉट, बट इस या तरह की एक अंडरस्टैंडिंग जब वो के अंदर पैदा होने लगे ना, वो स्टेज ये इनिशिएटिव या वर्सेस गिल्ट की है। यानी वाकई खुद के अंदर एक बात ये बात पैदा होए कि गलत काम करना गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, और सही काम करना ये मनुष्य के लिए अच्छी बात है। या तरह की को जो एटीट्यूड आपके अंदर एक नेचर डेवलप हो रहे हो, ये अंडरस्टैंडिंग जो एक पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ पे हमारे पूरे परिवार से लेके, व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके पूरे समाज की व्यवस्था टिकी हुई, वो चीज़, वो सीड्स या के अंदर आने लगे, वो एक मेंटल डेवलपमेंट में के अंदर एक एडिशन होने लगे, ये वो स्टेज लगेगा। आपके जहाँ भी कोई की प्रश्नों लोगों को करियो, है ना? अब देखो चौथी स्टेज देखो आप, चौथा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी या इंडस्ट्री को आप इंडस्ट्री ना बाज के, इंडस्ट्री को मतलब है यहाँ प्रयास, प्रयत्न करना, यानी श्रमवान बनना, श्रम करना अपने जीवन में, वह आप इनिशिएटिव ले लो, वह आप इनिशिएटिव लिखो। नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये इंडस्ट्री वर्सेस, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। वो इनिशिएटिव भले नीचे लिखे होते, पर या को आप अपनी तरह से मेरे शब्द में इनिशिएटिव समझने को प्रयास करो। मतलब क्या है कि कोई भी प्रयास के लिए जब वो स्वयं वो साहस कर रहे हो, वो साहस करनो, या वह साहस सु वह उद्यम सु, उद्यम लिखो भले यार, वो उद्यम लिखो, उद्यम करनो, और वासु वह उद्यम सु भीति करके और अपने विकास को कुंठित नहीं कर देना, ये वो स्टेज है। अगर आपने बहुत अच्छी वकू अपब्रिंगिंग दी है, अगर वकू आपने ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड नहीं है, अगर आपने वकू ओवर प्रोटेक्टेड नहीं किया है, अगर आपने वकू संभलने के लिए गिरने दिया है, वॉच रखी है आपने, लेकिन विद द केयर कि ऑल द वाइल यू डू नॉट जस्ट, आप वकू हमेशा उंगली पकड़ के नहीं उठाता, आप वकू हमेशा उंगली पकड़ के, यानी वाकई कुछ भी इनिशिएटिव करने से पहले आप सब वकू वेल प्रिपेयर्ड नहीं दे दो, लेट हिम डू, लेट हिम फेल, लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज फेलियर्स एंड लेट हिम अगेन मेक द एफर्ट्स, ये वो स्टेज।
इंडस्ट्रीज मतलब यस एग्जैक्टली वो इंडस्ट्रीज का ही उन्होंने इंडस्ट्री लिखा है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दी आई मीन दिस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. अब देखो उसके बाद की स्टेज जो है वो इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की है. मनुष्य की अपनी पहचान अपनी जगह, और जा बखत बालक आप देखो ये स्टेज लगभग एडोलेसेंट के बाद 20 वर्ष से लेके लगभग 25, 27, 28 वर्ष तक के बच्चे में आपको ये चीज मिलेगी, एक क्राइसिस. और वो कंफ्यूजन इतना है कि जो लड़का जो एडोलेसेंट्स जो एडल्ट्स या कंफ्यूजन को बर्दाश्त नहीं करें, इवन दे गो टू द एक्सट्रीम ऑफ कमिटिंग सुसाइड. दिस इज दैट क्या है. और बाकी बाद आप देखो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. ये वो स्टेज है कि अगर मनुष्य को अहम मम स्वस्थ नहीं है तो न तो वो कोई को ईमानदारी से बन सके और न कोई को अपना बना सके. कभी भी एक अस्वस्थ मानसिकता से विकसित भयो मनुष्य कोई को सच्चो प्यार नहीं कर सके, कभी नहीं कर सके. तो ये वो ग्रोथ की स्टेज है कि जहां या तो मनुष्य बहुत अच्छे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकेगा, मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग, या वो वैक्यूम में चला जाएगा. So this isolation means that vacuum. ख्याल आ रहा है मेरी बात. या के बाद आप देखो ये वो स्टेज है ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द 40s कि जब मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक अर्थन को और संदर्भन को समझने लगे, उनको पहचानने लगे. तो या तो वो मनुष्य इतनी सारी प्रगति के रास्ता पे अपने को रख देगा कि जो प्रगति आपको फाइनल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट तक ले जाए, और या तो बहुत सारे लोगों को आपने देखे होगा कि रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद अपने रूटीन जीवन में सवेरे से लेकर सांझ तक में वो घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं. और ऐसे लोगों के जीवन में जो एक वैक्यूम आवे, वो वैक्यूम में एक बात और आप फील करियो कि उनकी मृत्यु कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाए, वो लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाओगे. जो स्टैग्नेंसी आवे उनके जीवन में, वो स्टैग्नेंसी उनके वो रूटीन बिल्कुल वो सारी, अगर जीवन की आप प्रगति को जो जनरेशन है वो जनरेट नहीं कर पाओगे आप अपनी लाइफ में, तो मनुष्य वहीं के वहीं कुंठित हो करके और अपनी लाइफ स्पान को भी खत्म कर देगा. आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, निश्चित आप कह रहे हैं. बहुत अच्छे LIC में से बहुत अच्छी पोस्ट पे से रिटायर हुए एक व्यक्ति मेरे परिचय, और उनके बाद रिटायरमेंट के आसपास उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी. एक ही लड़की थी उनके, और मैं मानूं कि हार्डली शायद 7 और 8 इयर्स के विद इन द 6 और 7 इयर्स ऑफ स्पान हस्बैंड एंड वाइफ बोथ पास कर गए. 63 and 65, क्योंकि उनके पास जीवन में कोई मीनिंग आता ही नहीं आगे. देयर वाज अ वैक्यूम, देयर वाज अ स्टैग्नेंसी. तो जीवन जीने की जो कहीं आशाएं, जो एक आत्मविश्वास और जो कामनाएं और जो प्रगति की जो सोपान उनके सामने होनी चाहिए, वो उन्होंने कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किए. They couldn't generate anything from within, and when they couldn't generate anything from within, there was a stagnancy, there was a full stop. It was stagnant. और फाइनल स्टेज है या तो मनुष्य टोटली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये फाइनली एंड टोटली इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, या फाइनली he or she falls in a despair, स्टेट ऑफ डिस्पेयर, केवल निराशा की स्थिति में करके बाकी सेनाइल इफेक्ट्स होंगे. ये इवन आप देखो या कि स्टैटिस्टिक्स निकालो मेडिकल साइंस, पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर्स जो सिंड्रोम है वो उन्हीं लोगों को क्रिएट हो गए अधिकतर, कि जो लोग अपनी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव नहीं रख पाते. जिन लोगों को जीवन प्रोडक्टिव नहीं है इंटेलेक्चुअली, दे आर
in a bulk of percentage, they fall victim of Alzheimer's and Parkinson. डिमेंशिया उन लोगों को ज्यादा हुए जो अपने आप को, जो माइंड जॉग नहीं कर पाए, जैसे अपन बॉडी को जॉग करें, बॉडी जॉगिंग करें, ऐसे जो लोग माइंड जॉगिंग नहीं कर पाए उन लोगों की परिस्थिति ये फाइनल, ये फाइनल इंटीग्रिटी की स्टेज है जो पुरुषोत्तम जोशी पूछ रहे हैं कि महाराज कर्म मार्ग बढ़ो के ज्ञान, ये वो प्रश्न, ये वो स्टेजेस है साहब। मेरा ये विषय नहीं है कि आपको यहाँ पर पढ़ाने बैठूंगा, पर ये मैंने एक आपको कंपैरिजन दी और है, मैं हर जगह ये प्रयास करूं कि कंपैरिजन वेस्टर्न अप्रोच को मैं आपको बता सकूं कि देखो वेस्टर्न अप्रोच क्या कह रही है, तो एक्जेक्टली ये फुलफिलमेंट का जो पॉइंट है वो अपना प्रश्न है। अब ये बात पे ध्यान देने को प्रयास करो, जब हमने ये दो तथ्य देख लिए, आपको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे उसको। हाँ, बंद कर देंगे। प्रकृति के वर्किंग आपने सत्व, रज और तम के फॉर्म में समझने को प्रयास किया। ऐसे एक बात और समझो, एक बड़ा सूक्ष्म विचार भारतीय चिंतन में है, त्रैविध्य या त्रिविधता को है, जाको अपन ने नॉमेनक्लेचर, संज्ञा, तीन दीनी, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, that which exists at the physical level, that which exists at the transcendental level, and that which exists as the reality of the transcendence, or beyond the transcendental level, देखो डिवाइन कैसा क्या, जैसे आपकी आंख है, आप को देख रहे हो, मैं आपको देख रहे हूं, अब ये आंख जो है वो अपने अंदर एक शारीरिक अंग है, जाको हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से, और यानी यदि ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो जा ऑर्गन को अपन खुद भी देख सके, वह आंख के अंदर एक पूरा कैमरा सिस्टम है, जो कैमरा सिस्टम हमको हमारे ब्रेन के संग प्रोसेस होके, ब्रेन की सहायता से हमको कोई भी चीज को देखने में, या विजुअल, हमारी विजुअल फैकल्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, या जाके कारण हमको हमारी विजुअल फैकल्टी ऑपरेट हो रही है। मेरी बात इतनी समझ में आ रही? आंख और आंख के अंदर, आंख एक ऑर्गन और वाके अंदर जो एक देखने को सिस्टम है, जो कैमरा सिस्टम है, जैसे हमको दिखाई दे रहा है, वो विजुअल फैकल्टी ब्रेन के संग हमारी जो प्रोसेस होने के कारण, जाके कारण हमको एक दिखाई दे रहा है, वो हमारी विजुअल फैकल्टी है, ठीक है। तो आंख एक भौतिक इंद्रिय है, और आंख के अंदर जाको कहेंगे शास्त्र की भाषा में कि आंख को जो अयोगोलक है, वाके अंदर जो प्रकाश को की व्यवस्था है, यानी वाके अंदर जो दृष्टि रही भाई है, वो आपका आध्यात्मिक, यानी आपकी विजुअल फैकल्टी आपको आध्यात्मिक अस्तित्व है, और वह विजुअल फैकल्टी को कंट्रोल करने वालों जो अधिदेव है, एक देवता है, वाको जिसका नाम सूर्य है, वो वाको आदिदैविक तत्व है।
मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कोई सोलर सिस्टम के कोई सन की बात नहीं कर रहा हूं, या अपनी गैलेक्सी में और भी जितने सोलर सिस्टम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर साइंस की बात करें तो। लेकिन इनका एक अधिदेव है। जैसे अपनी इंद्रियों में बल है, तो इंद्रिय और इंद्रियों में सामर्थ्य, जैसे हाथ, और हाथ में इस टेबल को उठाने की ताकत, तो हाथ वो इंद्रिय है, उस इंद्रिय का आध्यात्मिक स्वरूप बल है, और बल का अधिदेव इंद्र है। तो ये भारतीय चिंतन की एक सूक्ष्मता है कि जिस विचारधारा ने ट्राइपेट्राइट लेवल पे, 3 स्तर पे, 3 टियर लेवल पे जो सारी व्यवस्था को, रियलिटी को डिवाइड किया, विभाजित किया जाए, तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, यह बात को भगवान ने 3 अध्याय में यज्ञ के रूप में बताया। देखो 2-4 श्लोक आपको पढ़ के सुनाऊं। शक्ति, ज्ञान शक्ति के बनो, क्रिया शक्ति। वाय बात ना क्या बोल तृतीय स्कंद में नहीं, 3 अध्याय की बात कर रहे हो, मैं दुआ की बात नहीं कर रहा हूं। देखो वही प्रसंग जो मैंने कामेश क्रोधेश को बताया, तो वही संदर्भ में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देख अर्जुन, नियतं कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ये कर्मणा, अकर्मसु कर्म छोड़ देने सु ज्यादा श्रेष्ठ बात है कि कर्म करना। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो एक बात और याद रखियो कि शरीर यात्रा पीछे ते न प्रसिद्ध अकर्मण। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगा ना तो तेरे शरीर यात्रा यानी तेरे शारीरिक व्यवहार को भी तो नहीं कर पाएगा। जो बेसिक तो को अपने शरीर को, जीवन यात्रा को जो निर्वाह है, वो जीवन यात्रा को निर्वाह भी नहीं कर पाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। और आपको समझा रहे हैं कि अर्जुन एक बात और समझो कि जो भी कर्म हम यज्ञ के रूप में नहीं करेंगे, जाकू आज आप जा कंसेप्ट के आधार पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये यूएनओ जैसी संस्थाएं और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं जो खड़ी गई ना, और इंटरनेशनल कोर्ट जैसी संस्थाएं में वो यह कॉन्सेप्ट पे खड़ी गई। ख्याल आया? विश्व एक पूरी कम्युनिटी है जो इंटर रिलेटेड है, और पूरे ग्लोबल लेवल पे द मैन शुड मार्च टुवर्ड्स मैन्स डेवलपमेंट एंड मैन्स गुड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड। ये पूरे थॉट्स जो हैं आपके, ये सारे के सारे यही पे टिक रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर जो भी कर्म यज्ञ रूप से नहीं किया जाएगा तो वो व्यक्तिगत रूप में कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ, मंगल और अमंगल के बंधन के रूप में पड़ेगा। या तो वो शुभ कर्म पैदा, शुभ एक संस्कार पैदा करेगा, या अशुभ संस्कार पैदा करेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यानी ये है कौन्तेय, तू ऐसे ढंग से कर्म कर कि जासु कर्म करने को तू बंधन नहीं पैदा। आगे कह रहे हैं यह बात को, यह बात को बेसिकली समझ में क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने ये जो सृष्टि पैदा करी है, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सबसे पहले जो अपने यहाँ की हियरार्की में, जो अपने यहाँ की परंपरा में सृष्टि को, सर्जन को संयत करने वाले, वह को ऑर्गेनाइज करने वाले, वह पे कंट्रोल करने वाले, जो भगवान ने अपने विशिष्ट सामर्थ्य के साथ जिन लोगों को पैदा कियो, उत्पन्न कियो, उनको प्रजापति कहते हैं। और एक प्रजापति को अर्थ ब्रह्मा भी है, और एक प्रजापति को अर्थ स्वयं भगवान भी है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि पैदा करी भगवद आज्ञा से,
तो कह रहे हैं कि सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, माने ये सारे सर्जन की सृष्टि की रचना यज्ञ के संग और यज्ञ रूप करी। और वाक्य बात अनेन, और अपनी प्रजासु वो प्रजापति ने कही ब्रह्मा ने कि अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधु, तुम या के माध्यम से या यज्ञ की पद्धति के द्वारा या यज्ञ के जीवन के द्वारा तुम अपने लोक यात्रा को निर्वाह करो, ये तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करने वालों बने। के बाद देखो कह रहे हैं कि देवान भावयता ये अनेन ते देवाः भावयन्ति, तुम अपनी सारी क्रियाएं वैसे करो, तुम्हारी जो मानसिक शारीरिक चेष्टाएं, तुम्हारी जो मानसिक वाचनिक चेष्टाएं और तुम्हारी जो मानसिक चेष्टाएं वो ऐसे ढंग से करो कि जैसु इन देवताओं को हित हो। ये स्टेटमेंट कितना बड़ा माइलस्टोन है, देखो समझने का प्रयास करो आप। क्या कह रहे हैं यहाँ? प्रत्येक तत्व को, प्रत्येक भौतिक एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला एक आधिदैविक एंटिटी है। और ये बात कही जा रही है कि तुम ऐसे ढंग से चेष्टा करो सारे के सारे जगत के लोग कि ताकि तुम्हारे द्वारा देवताओं को हित हो। हर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला जो आधिदैविक तत्व है वाको हित होए, और वो जो कुछ भी करेंगे वासु तुम्हारो हित होएगा। आज क्यों अमेरिका ने सारी दुनिया के अंदर पॉल्यूशन फैला के आज दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम एनवायरनमेंट को क्लीन करो। कौन क्लीन करेगा? तेरा बाप क्लीन करेगा। और ये बात अराफात ने कही थी जब मैक्सिको में ये पूरे क्लीनिंग के लिए पूरी की पूरी या एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए जब कॉन्फ्रेंस भई थी, वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस भई थी, तब वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस में अराफात ने ये दिया था कि सारी दुनिया में सारे एनवायरनमेंट में डेब्री फैला कर सारे एनवायरनमेंट को करप्ट करने के बाद आज अमेरिका हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे और उस धन से हम इस गंदगी को साफ करें। उसने कहा कि मलमूत्र तुम पैदा कर रहे हो और उसकी सफाई हम करें। बहुत अच्छी बात कही, ये बात अराफात ने की थी। आज देखो वही बात हो रही है। आज अपन ने वातावरण की कीमत नहीं करी, अपन ने पृथ्वी की कीमत नहीं करी। आज क्या परिस्थिति आ रही है? ये जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के नगाड़े बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं, ये मैं मोटो इशू बता रहा हूं ताकि वापस वो आपको समझ में आवे। एक भारतीय सूक्ष्म चिंतन की बात, भारतवर्ष को सूक्ष्म चिंतन ये कह रहे हो कि हर भौतिक तत्व को कंट्रोल करने वालों कहीं कोई एक आधिदैविक तत्व है। तो हमको हर भौतिक तत्व वस्तु को इतने अपनायशु हमको डील करनी चाहिए जैसे अपन अपने घर की कोई चीज को वेस्ट नहीं करें। ऐसे ढंग से हम अपने या जीवन में व्यतीत अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या जिए। सारी मानवता या ढंग से जीनी चाहिए कि ताकि उन देवताओं को कोई हानि नहीं पहुंचे। जब आप कोई आध्यात्म यानी कोई आधिभौतिक वस्तु को नष्ट करोगे तो ही तो बाकी आध्यात्मिक एंटिटी हिट होगी ना, और जब बाकी आध्यात्मिक एंटिटी हिट होगी तो बाकी आधिदैविक एंटिटी हिट होगी। तो अल्टीमेटली बाकी नुकसान कहां पहुंचे? यानी भारतवर्ष ने पृथ्वी को भी एक माता के रूप में देखो, नदी को भी जो है सो इन नसन की तरह देखो, रोम जो है इस रोमावली को भी अपन को इन वृक्षण को सबन को रोमावली के रूप में देखे। ये भारतवर्ष की पूरी जीवंत का परिकल्पना है। और यह परिकल्पना के पीछे सिर्फ पोएटिक थॉट्स नहीं है, ये केवल काव्य के थॉट्स नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है। ये पूरा अस्तित्व है, वो अस्तित्व कहीं से भी कुछ भी जड़ और चेतन नहीं है। ये अस्तित्व अपने आप में एक संपूर्ण पूर्ण इकाई है, पूर्ण अस्तित्व है। जैसे आप अपने शरीर के कोई भी हिस्सा को डैमेज करोगे, अल्टीमेटली वो डैमेज आपके पूरे शरीर पर इफेक्ट करेगा। ऐसे ही आप कहीं भी इफेक्ट करोगे, कहीं भी कोई चीज को हानि पहुंचाओगे, तो वो हानि अंततोगत्वा सारी मानवता को भोगनी पड़ेगी। ये वो थॉट यानी ये कह रहे हैं कि परस्परम भावयन्तः, तुम एक दूसरे को ख्याल रखो। तुम यदि देवताओं को ख्याल रखोगे तो देवताएं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जब परस्पर जब भाव का तुम दोनों एक दूसरे को ख्याल करोगे, when you as an individual would care for the environment, care for the whole environment, the environment in its turn is going to care for you. ये वो सारा का सारा भाव है। बाकी बात कह रहे कि श्रेय परम अवाप्स्यते,
और परस्पर जब या प्रकार को तुम ध्यान रखोगे तो श्रेय परम, उच्च कोटि को जो श्रेय है, कल्याण है, वह तुम दोनों प्राप्त करोगे और तुम सब वाकु प्राप्त करोगे अगर परस्पर तुम भाविक एक दूसरे को ध्यान रखते रहोगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तुम ये बात निश्चित मानियो कि यज्ञ के रूप में जब तुम देवताओं की आराधना करोगे तो वो देवताएं भी तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी वांछित वस्तुएं तुमको प्रदान करेंगे। तैहि दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि उनकी प्रकृति ने जो हमको दियो है सब कुछ उन देवन के माध्यम से, क्योंकि प्रकृति के हर एलिमेंट को एक अधिदेव है, तो प्रकृति ने तुमको जो कुछ भी दियो है वाको यदि तुम प्रकृति को रिटर्न किए बगैर वाको भोग करोगे तो तुम चोर कहे जाओगे। स्तेना एव सा। और वह चोरी को परिणाम आज अपन भोग रहे हैं, वह चोरी को परिणाम आज भोग रहे हैं। या को वैज्ञानिक स्वीकार रहे हैं कि क्या डैमेज हो चुके हैं। अभी अगर पर्सन नो से आई नीड नॉट एक्सप्लेन। यार ये कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व के विषयी भुंजते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। कह रहे हैं कि यज्ञ के आयोजन के रूप में यज्ञ को अवशिष्ट उन देवताओं को अर्पित किए के बाद जो अवशिष्ट है वो अवशिष्ट सु यदि हम अपना निर्वाह करेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर या यज्ञ की प्रक्रिया को निर्वाह किए बगैर हमने कुछ अपना भोग करना शुरू किया तो वह को मतलब क्या होगा मालूम है? वो कह रहे हैं कि भुंजते तो अघम पापा, जो स्वयं केवल पशु की तरह केवल आत्म तृप्ति, केवल आत्म भोग करना चाहे, केवल स्वयं के भोग पे जिनकी दृष्टि है, वो असल में भोग नहीं कर रहे हैं परंतु पापन को खा रहे हैं, अपने स्वयं के पाप को इकट्ठे कर रहे हैं। या एक्सप्रेशन को आप मॉडर्न कॉइनेज कर दो, आज आप देखो चारों तरफ समाज में क्या क्या भागदौड़ चल रही है, क्या आधाधुंधी चल रही है। हर व्यक्ति खुद के लिए जी रहे हो, नोबडी केयर्स फॉर एनीवन, कहीं कोई की दृष्टि नहीं है। ये कलयुग का रूप आपके सामने है जो भारतवर्ष में है। ये मैं खाली फिलोसॉफी थियरी नहीं बता रहे, पचंती आत्म कारण, जो अपने लिए सब कर रहे हैं केवल अपने अर्थ में, ते तो भुंजते तू अघम, तो पाप खा रहे हैं, तो पाप को भोग कर रहे हैं। आपको क्या परिणाम आए? पाप को परिणाम अशुभ ही आएगा, अमंगल ही आएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारा थॉट है भारतवर्ष के कर्म के विधान के पीछे। भारतवर्ष में जो कर्म को सारा विधान किया गया वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रियलिटी के बीच को एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। और वो कोऑर्डिनेशन में कामना के सूत्र रहते, या लिए अपने यहां सकाम यज्ञ होते थे। यज्ञ की व्यवस्था और यज्ञ से मिलने वाले फल। अब जब आप यज्ञ को और मैच्योरिटी से देखोगे तो जैसे बच्चा से कोई काम कराने के लिए अपन को प्रलोभन आज भी दे कि नहीं दे, और सबसे बड़ा प्रलोभन है चॉकलेट। एग्जैक्टली ये वो बात है। जब हम कोई चीज दे के और कोई चीज लेना चाह रहे हैं, या कोई चीज लेके और हम कोई चीज देना चाह रहे हैं, ये जो बार्टर सिस्टम जहां तक है वहां तक मनुष्य चेतना प्यूराइल स्टेज पे है, इंटीग्रिटी की स्टेज पे नहीं। सीधे चाट वो इंटीग्रिटी के स्टेज पे नहीं है, लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाई है मानव चेतना। क्या लाए? और यालिए क्योंकि देने और लेने में जो लेनो है वहां हम है
और जो दे रहे हो वहां कहीं अहम है, वो अहम और मम की चिकित्सा नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं लेन देन चल रहे हैं। और ये लेन देन जो है अंततोगत्वा मनुष्य को न तो इटरनल ट्रूथ सुपरिचित होने देगा और न शाश्वत सुख को प्राप्त करने देगा, क्योंकि शाश्वत सुख जो है वो तुम्हारी मम की फैकल्टी है। ख्याल आया? जब तक मम की फैकल्टी हेल्दी नहीं होगी तब तक शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। और जब तक अपना अहम स्वस्थ नहीं होएगा अपन शाश्वत सत्य को नहीं जान पाएंगे। जो इटरनल ट्रूथ है बस वो अपना परिचय नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है? अंततोगत्वा अहम की चिकित्सा नहीं भाई। कोई लंबा एक्सटेंडेड लेक्चर नहीं चल रहा है, बात मेरी कर्म ज्ञान और भक्ति पे है। तो कर्म की ये चिकित्सा के लिए कर्म मार्ग में सकाम कर्म को त्याग के निष्काम कर्म की एक व्यवस्था बताई गई, और निष्काम कर्म में एक व्यवस्था करी गई कि इंद्राय इदम न मम। मैं ये जो कुछ कर्म कर रहे हूं वो इंद्र के लिए है, मैं हमें कोई रिटर्न नहीं चाह रहे। इंद्राय स्वाहा, ये मैंने इंद्र के लिए अर्पित कर दी। अग्नये इदम न मम इति अग्नये स्वाहा। प्रजापतये इदम न मम इति प्रजापतये स्वाहा। ये सारे कर्म की एक व्यवस्था बनाई गई कि जिसमें उनने अहंकार की चिकित्सा की, मम की चिकित्सा की। बाकी लिखने, बाकी लिख लो भले आप। वो पूछो कहाँ है, वो लाया वो मेरा चार्ट अब लगभग ऑलमोस्ट में आ गया हुआ। पूछ के देखो आप, तो अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। मैच्योर लेवल स्वयं कर्म मार्ग में भी यही बात समझाई गई है कि निष्काम कर्म ही उत्तम है, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म 3 प्रकार के हैं, सकाम, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। ये 3, यानी एक तो नित्य कर्म जो प्राप्त है, एक नैमित्तिक किसी निमित्त से हमें प्राप्त होते हैं, किसी कारण से, जैसे बालक के कारण, बच्चे के जन्म के कारण या अन्य विवाह इत्यादि के कारण जो कर्म हमको प्राप्त होते हैं वो। तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इनमें कर्म मार्ग स्वयं ये बता रहे हो कि सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। तो निष्काम कर्म ने ये सारी व्यवस्था सोचने को प्रयास जो है, खोजने को प्रयास किया ममता की चिकित्सा में। तो ममता की तो चिकित्सा करी उनने, क्योंकि ये अग्नि को अर्पण कर रहे हैं, हमें मुझको कुछ नहीं चाहिए, तो ममता तो छोड़ी। तो कर्म मार्ग की यानी निष्काम कर्म मार्ग की चिकित्सा में ममता की चिकित्सा तो आई, पर